बच्चों, आज हम लोग भूगोल क्लास 12 के चैप्टर 4 के अंतर्गत मृदा अपरदन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसमें खेती की जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे जीवधारियों का निवास स्थल भी है। तो मिट्टी संसाधन को सुरक्षित और संरक्षित करके रखना अति आवश्यक है। इसकी सुरक्षा में कृषि की उन्नति जुड़ी हुई है, अर्थात कृषि का विकास मिट्टी की उर्वरता और उसकी उत्पादनशीलता के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु वर्तमान में मिट्टी का कटाव एक महत्वपूर्ण समस्या देखा जा रहा है। तो मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव में कृत्रिम या प्राकृतिक किसी भी कारण से मिट्टी के कणों का अलग होना, अर्थात मिट्टी का खंडित होना या टूट जाना इत्यादि मृदा अपरदन या मिट्टी कटाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों, ये कहा जाता है कि मुख्य रूप से हवा और पानी मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है और इसी हवा और पानी की गति से भूमि का जो ऊपरी सतह है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी, जब नष्ट हो जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। यह एक काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। तो बच्चों, मिट्टी का कटाव जो है, यह कटाव इसकी
कई प्रक्रिया है, जैसे कई चरण हैं। जैसे पहले चरण में मृदा के जो कण हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ढीला हो जाता है वो कण, और इसे हम लोग अपर्दन के नाम से जानते हैं इस चरण को। दूसरे चरण में अर्थात अगले चरण में मृदा के ये कण जो हैं विभिन्न प्राकृतिक साधनों के द्वारा इनका अभिगमन होता है, अर्थात इस चरण को हम लोग स्थानांतरण कहेंगे। और तीसरे चरण में बच्चों मृदा के ये कण जो है किसी एक जगह पर या स्थान पर जाकर जमा होते हैं, तो इस चरण को बच्चों निक्षेपण कहेंगे। तो इस तरह से मृदा अपर्दन या मृदा कटाव इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। तो बच्चों मृदा अपर्दन संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतवर्ष की भी एक प्रमुख समस्या है, हमारे देश की, क्योंकि भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57% भाग जो है वो मृदा अपर्दन से ग्रसित है, जिसका 45% भाग जल अपर्दन अर्थात जल के द्वारा मृदा का कटाव होता है, और 12% भाग जो है वो वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा भारतवर्ष जो एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ भी मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या माना जाता है। अतः हमें ये जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि ये मिट्टी का कटाव इसके कारण क्या है। बच्चों मिट्टी का कटाव इसके कारणों को हम लोग 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग प्राकृतिक कारण है और दूसरा वर्ग जो है वो मानविक कारण है, मानव जनित कारण। तो प्राकृतिक कारण में मुख्य रूप से बच्चों 2 विषय हैं। एक जल के द्वारा अर्थात जल प्रवाह के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, दूसरा वायु के प्रवाह के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। तो जल प्रवाह के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसके प्रारंभिक अवस्था या चरण में वर्षा की बूंदें जब धरातल पर गिरती हैं तो इसके साथ साथ इन बूंदों की आकृति अलग अलग होती है।
बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, छोटी बूंदें भी गिरती हैं। तो ये पृथ्वी के धरातल को, भूभाग के ऊपरी सतह को चोट पहुंचाती हैं और इनकी गति से, अर्थात गिरने की गति से जो गतिज ऊर्जा, तीव्र रूप में गतिज ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में बच्चों काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है वो धरातल के ऊपरी सतह पर मिट्टी के कणों में संचारित होता है और इसके फलस्वरूप मिट्टी के कण जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनका अपरदन या कटाव होता है। तो इस तरह से भी बच्चों मिट्टी का कटाव होता है। इसके साथ साथ प्रवाहमान जल के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। तो बच्चों, जल पृथ्वी के धरातल के ऊपर से जब प्रवाहित होता है, वर्षा जब होते हैं तो वो जल भूमि के ढाल के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं और प्रवाहित जल के द्वारा होने वाले मिट्टी के कटाव को हम लोग 3 प्रकार में रख सकते हैं। पहला जो है वो है बच्चों चादर या अस्तर कटाव, जिसे अंग्रेजी में सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये सीट इरोजन या चादर अथवा अस्तर कटाव क्या है? इसमें देखा जाता है कि जब वर्षा का जल पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक पतले संस्तर के रूप में मंद ढाल वाले क्षेत्र से मंद गति से प्रवाहित होता है, तो जल के इस प्रवाह को हम लोग सीट फ्लो अर्थात अस्तर प्रवाह कहते हैं। और इस तरह के प्रवाह के माध्यम से जब भूमि का ऊपरी सतह अर्थात मिट्टी अपर्दित होता है, अर्थात उसका कटाव होता है, तो उसे हम लोग बच्चों सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका इस प्रक्रिया के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में आपका मिट्टी का जो ऊपरी संस्तर है वो परिवाहित अर्थात उनका कटाव होता है। दूसरा जो प्रकार है आपका प्रवाहित जल के माध्यम से मिट्टी के कटाव का, उसे हम लोग अवनालिका बच्चों अवनालिका कटाव या अंग्रेजी में
जिसे हम लोग रील इरोजन के नाम से जानते हैं। तो चादर के रूप में जब जलधारा प्रवाहित होती है और एक जगह पर ये जल जब एकत्रित होती है तो अवनालिका का निर्माण करती हैं और उन अवनालिकाओं के से होकर यह जल जो है प्रवाहित होती है। अर्थात इसको अगर बच्चों हम लोग फिर से रिपीट करें तो यही कहा जाएगा कि चादर के रूप में प्रवाहित जल की धारा जब एकत्रित होती है तो अवनालिका का निर्माण होता है और इन अवनालिकाओं के से होकर जल की धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं और ये अवनालिकाओं की गहराई कम होती है और वर्षा का जल जो है इस तरह से एकत्रित होकर नालिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होते हुए इनका वेग जो है वो पहले के अपेक्षा बढ़ जाता है और उसके अपर्दन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इसके माध्यम से जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसे हम लोग रील इरोजन अवनालिका कटाव या अपर्दन कहते हैं। तो बच्चों ये दूसरे प्रकार का हुआ। तीसरा जो प्रकार है बच्चों प्रवाहित जल के द्वारा मिट्टी के कटाव का, वो है नालीदार कटाव। अंग्रेजी में बच्चों इसको हम लोग गली इरोजन कहेंगे, गली इरोजन कहा जाएगा। तो जब वर्षा के जल की मात्रा बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये अवनालिकाएं जब परस्पर एक दूसरे से जुड़ती हैं और जल का वेग जब अधिक हो जाता है तो इन अवनालिकाओं के परस्पर जुड़ने से और गहरी खाई का निर्माण या नाली का निर्माण होता है और इस तरह से हम लोग इन्हें गली या नाली के नाम से जानते हैं। और ये नालिकाएं जो होती हैं वो गहरी होती हैं, अधिक गहरी होती हैं और इनकी चौड़ाई भी अधिक होती है और इनके माध्यम से जो मिट्टी का कटाव होता है वो केवल इनके ऊपरी संस्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिट्टी का निचला संस्तर भी इनसे अपरदित होता है और इस तरह से होने वाले मिट्टी के कटाव को गली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आपका 3 प्रकार का प्रवाहित जल के माध्यम से मिट्टी का कटाव था।
और जैसा कि हम लोग अध्ययन किए कि हवा के वेग से भी मिट्टी का कटाव होता है, तो ये हवा का वेग शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में जहां वनस्पति का अभाव है वहां इनका वेग अधिक होता है, और इनके वेग से मिट्टी का जो ऊपरी संस्तर है वो उनके ऊपरी संस्तर में जो कण हैं मिट्टी के, वो इनके वेग के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से इस शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन की घटना देखी जाती है अथवा संचालित होती है। तो ये वायु जो है इस मृदा के कणों को काफी दूर तक, मतलब कई हजार किलोमीटर दूर तक उड़ाकर ले जाते हैं और इस तरह से मिट्टी का अपरदन होता है। तो बच्चों, ये ही आपका कुछ मुख्य कारण है। तीसरा जो कारण है बच्चों मिट्टी के कटाव का, वो है भूप्राकृतिक कारण। भूप्राकृतिक कारण में सबसे प्रमुख है बच्चों भूमि का ढाल। भूमि का ढाल अगर तीव्र है, भूमि का ढाल अगर तीव्र है और उसकी चौड़ाई लंबाई अधिक है, तो इसके प्रभाव से जल का वेग अधिक होगा और जल प्रवाह की शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो इसके कारण मिट्टी का कटाव जो है वो तीव्र गति से होगा। तो ये भी एक बच्चों मृदा अपरदन का कारण माना जाता है। और बच्चों इसके साथ साथ कुछ मानव जनित कारण भी हैं मिट्टी के कटाव का। क्या कौन सी मानवीय क्रियाकलाप है जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है? तो बच्चों मानवीय क्रियाकलाप जो हैं वो मृदा अपरदन की तीव्रता को और बढ़ाते हैं, अर्थात तीव्र गति से मिट्टी का कटाव होता है और इसीलिए इसे हम लोग एक्सेलरेटेड इरोजन के नाम से जानते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मानवीय क्रियाकलाप ही, इन मानवीय क्रियाकलाप से ही मिट्टी का सबसे अधिक कटाव होता है। तो वो कौन से मानवीय क्रियाकलाप हैं? जैसे वन भूमि का विनाश करना, अर्थात पेड़ पौधों को काटना, ये एक कारण है। दूसरा है आपका स्थलाकृतियों में बदलाव लाना। तीसरा है कृषि कार्य करना, कृषि कार्य। और अगला है बच्चों अनियंत्रित पशुचारण। ये कुछ ऐसे कार्य हैं मानव के जिनके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव
अत्यधिक होता है। तो बच्चों, आज के क्लास में वन भूमि का विनाश जो है वो मुख्य मिट्टी का कटाव का कारण माना गया है, ऐसा हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि वनस्पति या पेड़ पौधे, उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़े रहती है, मिट्टी के कण को संगठित करके रखती है और उसे आगे बढ़ने से या बहने से रोकती है। वहीं दूसरी ओर वनस्पति की एक और विशेषता है। कौन सी विशेषता? वनस्पति हवा और पानी के वेग को रोकती भी है, अर्थात उसके वेग को कम करती है। तो इसीलिए बच्चों, वनस्पति का जो पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा है, हम लोग अवैज्ञानिक तरीके से जो पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन घट रहा है। वो मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है वर्तमान समय में। और जब ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उपजाऊ मिट्टी जो है वो नष्ट होकर नदियों में जाकर पहुंचता है और नदियों में सिल्ट, या जिसे हिंदी में हम लोग गाद के नाम से जानते हैं, गाद सिल्ट की मात्रा नदी में जमा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? नदी की गहराई जो है वो कम होता है और नदी का जल स्तर जो है वो ऊपर उठता है और जो आगे जाकर बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो बच्चों, एक कारण, मानवीय कारण जो है, एक मानवीय कारण दो समस्या को उत्पन्न कर रहा है। एक आपका मिट्टी का कटाव और दूसरा बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करना। बाढ़, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान समय में भारतवर्ष में यह एक मुख्य प्राकृतिक आपदा माना जाता है और भारतवर्ष के लगभग सभी राज्य इस प्राकृतिक समस्या से जूझ रहा है। अतः ये मानवीय कारण जो है बच्चों, एक मुख्य कारण माना जाता है। हाँ, इसके साथ और एक पॉइंट आपके साथ और चर्चा करना चाहेंगे, वो ये है कि आपका अनियंत्रित पशुचारण भी ये एक मुख्य कारण है मिट्टी के कटाव का। और भोजन के लिए पशुचारण जब अनियंत्रित रूप में होता है तो इससे क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी संस्तर है, कण जो है वो ढीले हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यह अनियंत्रित पशुचारण मिट्टी के ऊपरी संस्तर को नष्ट करते हैं और इनसे मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन होता है। तो आज का जो क्लास था बच्चों, हम लोगों ने मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन क्या है और इसके
कौन कौन से मुख्य कारण हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगले क्लास में बच्चों हम लोग इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करेंगे, जो ये होगा कि हम लोग मिट्टी के कटाव को रोकेंगे कैसे, कौन से उपाय करने हैं जिससे ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को रोका जा सके, संसाधन के कटाव को रोका जा सके। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।